हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। यह इस चैप्टर का 12वां पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 11 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें। हम बाकी के 11 पार्ट्स में कवर करवा चुके हैं वायु दाब से लेकर के चक्रवात तक। आज की वीडियो होने वाली है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के ऊपर, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। तो देखिए, जैसे कि इस साइक्लोन के नाम में ही जुड़ा हुआ है ट्रॉपिकल, यानी कि उष्णकटिबंधीय इसके नाम में जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस तरह के जो साइक्लोन है वो सिर्फ और सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आते हैं। तो देखिए, जितने भी साइक्लोन अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हम उसको बोलेंगे। चलिए जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पैदा होने के लिए, इसका निर्माण होने के लिए किन किन परिस्थितियों का होना जरूरी है। तो देखिए, जितने भी ये जो साइक्लोन आते हैं वो आते हैं हमेशा समुद्र में आते हैं। ठीक है जी। साइक्लोन कभी भी अर्थ के लैंड सरफेस वाले पार्ट पर कभी नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ आएंगे कहाँ पर? समुद्र पे आएंगे। और वहां का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ऊपर इसका टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि जहां पर समुद्र के पार्ट के जहां पर बात करें वहां पर कोरियोलिस बल का होना बहुत जरूरी है। अगर देखिए, अगर कोरियोलिस बल अगर नहीं होगा तो चक्रवात भी पैदा नहीं होंगे। ठीक है जी। तीसरी जो अवस्था है, तीसरी होनी चाहिए कि ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। जरा आप समझिए कि ऊर्ध्वाधर होता क्या है। देखिए, आपने 9th 10th में आपने पढ़े होंगे, इस तरह के एंगल पढ़े होंगे। तो इस तरह के एंगल को ही हम बोलते हैं 90 डिग्री बोलते हैं इसको, जैसे कि आप जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं हम इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? वर्टिकल हम इसको बोलते हैं। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो देखिए, होता क्या है कि जब पवनें ऊपर की तरफ इस तरह से उठती हैं तो हम इसको क्या क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर पवन बोलते हैं हम इसको। ठीक है जी। तो जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो इसमें अंतर, इनकी जो गति होती है, स्पीड होती है, इसमें अंतर काफी कम होना चाहिए, डिफरेंस कम होना चाहिए। तभी वहां पर उष्णकटिबंधीय यहाँ पर चक्रवात बनेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें किस जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए किसी भी साइक्लोन को बनने के लिए हमेशा वहां पर लो प्रेशर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लो प्रेशर अगर नहीं होगा तो किसी भी स्थिति में, चाहे वो टेम्परेट साइक्लोन हो चाहे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, दोनों ही प्रकार के साइक्लोन नहीं बनेंगे। तो फिर साइक्लोन बनने के लिए क्या होना चाहिए? लो प्रेशर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह की परिस्थितियां भूमध्य के निकट इसके उत्तर तथा दक्षिण में मिलती है। तो देखिए, मैंने अभी यहाँ पर आपको कहा कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर लो प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर कहाँ पर क्रिएट होता है? ये होता है हमारे इक्वेटर रीजन में होता है। देखिए, आप जो ये वाली जो लाइन देख रहे हैं हम इसको बोलते हैं इक्वेटर। हिंदी में हम इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है जी। अब देखिए, भूमध्य रेखा पर इस तरह की स्थितियां क्यों क्रिएट होती है? जब ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे तो स्टार्टिंग में ही हमने ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, ये जो ट्रेड विंड्स है ये नॉर्थ में और साउथ में दोनों ही तरह के रीजन में ये चलती हैं। ठीक है जी। तो देखिए, ये जो हवाओं की जो डायरेक्शन होती है दोनों ही तरह से, हम यहाँ पे नॉर्थ की ट्रेड विंड्स की भी बात कर रहे हैं और साउथ की भी बात कर रहे हैं। ये हवाएं चलती हैं इक्वेटर की ओर चलती हैं, यानी कि ये हवाएं कहाँ पर चलती हैं? ये हवाएं चलती हैं इस वाले रीजन की तरफ चलती हैं। तो देखिए, जहां पर ये हवाएं यानी कि नॉर्थ और साउथ की जब हवाएं जहां पर आकर के मिलती हैं, ठीक है जी, ये हवाएं हो सकता है साउथ में मिल जाए या हो सकता है ये नॉर्थ में भी मिल जाए। जहां पर भी ये हवाएं आकर के मिलती हैं उनको हम बोलते हैं ITCZ, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान ITCZ भूमध्य रेखा से काफी दूर हो जाता है। तो जैसे कि मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ITCZ क्या है? देखिए, जहां पर देखिए ये जो आपका जो नॉर्थ से ट्रेड विंड चलती है और ये साउथ से भी ट्रेड विंड चलती है, जहां पर ये हवाएं आपस में मिलती हैं उसी जगह को हम बोलते हैं ITCZ, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो देखिए, गर्मियों के दौरान जब ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होता है तो ITCZ भूमध्य रेखा से थोड़ा सा दूर चला जाता है। ठीक है जी।
अब देखिए जैसे कि आपको मालूम है कि जो ITCZ है, ITCZ के अंदर किस तरह की वायु है, इसके अंदर है गर्म वायु। और गर्म वायु का स्वभाव क्या होता है, इसका स्वभाव होता है ऊपर की तरफ उठना। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोरियोलिस बल भी काम कर रहा है। तो देखिए कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पर जितनी भी देखिए यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रखा है। पहले कोरियोलिस बल को आप छोड़िए, इसका एक जो बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ लीजिए। देखिए जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहां पर हाई प्रेशर वाली पवनें अपने आप ही चलने लग जाती हैं, क्योंकि जो हवाओं का जो जो बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हवाएं चलेंगी हमेशा हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक तो हवाएं चलने का जो पहला कारण तो ये है कि भाई लो प्रेशर की तरफ सारी की सारी पवनें चलती हैं। और इसका दूसरा जो कारण है वो है कोरियोलिस बल। यहाँ पर कोरियोलिस बल लगने के कारण यहाँ पर सभी दिशाओं से हाई प्रेशर की पवनें चलना यहाँ पर शुरू कर देती हैं। ठीक है जी। अब इसी वजह से ही यहाँ पर क्या होगा, इसी वजह से यहाँ पर चक्रवात का जन्म होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके चारों ओर वायु भार अधिक तथा केंद्र पर वायु भार कम होता है। देखिए आप यहाँ पर टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों ही साइक्लोन में आपको एक ही चीज पढ़ने को मिलेगी। देखिए साइक्लोन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि साइक्लोन के जो बीच वाला जो पार्ट है, जो इसका जो इनर पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर वाले पार्ट में आपको हमेशा लो प्रेशर ही आपको देखने को मिलेगा। और इसके जो आउटर वाले पार्ट है, ये सारा पार्ट, यहाँ पर आपको हाई प्रेशर ही देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और जो हवाएं जो इसके अंदर चलती हैं वो भी हवाएं कैसे चलती है, ये चलती हैं बाहर से अंदर की तरफ। कारण क्या है, क्योंकि अंदर की तरफ है लो प्रेशर, और जो बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, जो हवाएं जो चलेंगी वो चलेंगी हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ। तो अगर अंदर की तरफ अगर लो प्रेशर है तो हवाएं कहाँ चलेंगी, बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर है हाई प्रेशर हमारा यहाँ पर लग रहा है। तो देखिए जो ये वाला जो पार्ट है जहां पर लो प्रेशर हमारा है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, चक्रवात की आंख हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो चक्रवात की जो बाहर की जो तरफ है यहाँ पर वायु होती है हाई प्रेशर वाली। अब इनको जो स्पीड है, अगर हम इसकी गति की बात करें तो यहाँ पर हवाओं की स्पीड होती है 250 किलोमीटर की, यहाँ पर इसकी स्पीड होती है 250 kmph की, यहाँ पर इसकी स्पीड आपको देखने को मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो इस तरह के जो चक्रवात होते हैं, किस तरह के, हम यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश का मतलब है कि बहुत तेज बारिश यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अगर हम इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के अगर हम डायमीटर की बात करें तो देखिए व्यास को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, मान के चलिए ये पूरा सर्कल है, सर्कल के इस वाले पूरे पार्ट को, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस वाले पूरे पार्ट को हम बोलते हैं डायमीटर। ये आपने 9th और 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इनका व्यास बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में व हिंद महासागर में, अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 600 से 1200 किलोमीटर के बीच इसका डायमीटर हो सकता है। ठीक है जी। यह तूफान स्थान पर आते आते खत्म हो जाते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो इस तरह के जो चक्रवात होते हैं वो कभी भी जमीन पर नहीं आते हैं। ठीक है जी। ये चक्रवात की जो रेंज होती है, जो साइक्लोन की ये जो रेंज होती है, ये होती है सिर्फ और सिर्फ समुद्र तक। जैसे जैसे ये समुद्र से दूर होता जाएगा तो वैसे वैसे ये चक्रवात धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इसकी लोकेशन के बारे में, यानी कि ये जो इस तरह के जो चक्रवात हैं वो कहाँ पर आते हैं। तो देखिए जब हम इस चक्रवात के बारे में हम जान रहे थे तो मैंने आपको कहा था इस तरह के जो चक्रवात है वो आते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। तो देखिए जो ट्रॉपिकल जो रीजन है वो होता है, ये मान के चलिए ये होता है 0 डिग्री। ठीक है जी। तो इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है 30 डिग्री के आसपास तक। ये है हमारा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये है हमारा 30 डिग्री का रीजन। ठीक है जी। तो इसका जो रीजन होता है वो होता है 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में इनका लोकेशन होता है। देखिए ज्यादातर जो चक्रवात है वो उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच उत्पन्न होते हैं। ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको कहता कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर यहाँ पर ये जो चक्रवात है आते क्यों नहीं, क्योंकि 0 डिग्री पर ना कोरियोलिस बल का प्रभाव होता नहीं है, कोरियोलिस बल यहाँ पर लागू नहीं होता। जिस वजह से
एकदम एक्यूरेट इक्वेटर पे नहीं आता, 0 डिग्री लाइन पे नहीं होता, बल्कि 0 डिग्री लाइन से थोड़ा सा जस्ट ऊपर होता है। मान के चलिए ये है आपका ग्लोब, ये है 0 डिग्री लाइन, तो एकदम 0 डिग्री पर इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल यहाँ पर काम नहीं करता। इससे बस जस्ट थोड़ा सा ऊपर 5 डिग्री से यहाँ पे चक्रवात शुरू होते और 5 डिग्री से कहाँ तक 30 डिग्री तक ये आते हैं। इसलिए वायुदाब कम होते पवन वृत्ताकार रूप में नहीं चलती और चक्रवात नहीं बनते। ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के मार्ग कौन से हैं और ये किन किन जगहों को ये प्रभावित करती है। देखिए, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जो इसकी जो दिशा है वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न हो सकती है। अब हम इसको एक ग्लोब के माध्यम से हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सामने आपकी ग्लोब है और इस वाली लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये होते हैं हमारी 0 डिग्री लाइन पर। देखिए, 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो इन ट्रेड विंड से प्रभावित होता है और उसकी डायरेक्शन हो जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ की बात कर रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल साउथ में भी एग्जैक्ट होगा। तो देखिए, जो हमारा जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जब वो अगर नॉर्थ में आएगा तो नॉर्थ में भी इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और साउथ में भी ये ट्रेड विंड से ही प्रभावित होंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 15 डिग्री तक ट्रेड विंड्स इनको प्रभावित करते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन 15 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अनिश्चित होती है, मतलब कि कोई नियमित नहीं होती। ठीक है जी। लेकिन जैसे ही वो 30 डिग्री से पार करती है तो 30 डिग्री के बाद ये जो आपको जो वेस्टर्लाइज विंड्स देख रहे हैं आप, ये वेस्टर्लाइज विंड्स उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन को काफी प्रभावित करती है। ये नॉर्थ में भी करती है और ये आपको साउथ में भी आपको देखने को मिलेगी। देखते हैं कि इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो डायरेक्शन है, 30 डिग्री के बाद ये पछुआ पवन यानी कि वेस्टर्लाइज विंड से प्रभावित होती है और इसकी डायरेक्शन हो जाती है, ये हो जाती है पश्चिम से पूर्व की दिशा, यानी कि ये हो जाती है वेस्ट से ईस्ट की ओर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जानते हैं इनके प्रभावित क्षेत्र को। तो इसका जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है वो है आपका कैरिबियन सी, यानी कि कैरिबियन सागर। यहाँ पर इसको इस तरह के चक्रवात को कहा जाता है हरिकेन। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है सिर्फ चक्रवात कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसे कहा जाता है हरिकेन। अगर हम देखें कि ये जो हरिकेन है ये किस महीने में आता है, तो ये आते हैं मुख्यतः जून से अक्टूबर के मध्य तक ये आते हैं। ठीक है जी। तो ये जो चक्रवात है कैरिबियन सागर से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है पश्चिमी द्वीप समूह तक, फ्लोरिडा एवं दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तक इनका प्रभाव क्षेत्र है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर चीन की हम यहाँ पर बात करें तो चीन सागर में भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर चीन में इन चक्रवात को बोलते हैं हम टाइफून। ठीक है जी, चीन में बोलते हैं टाइफून। और चीन के अंदर ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, ये आता है जुलाई से अक्टूबर के महीने तक इनकी रेंज रहती है, यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये आते हैं। और चीन के अंदर अगर हम बात करें कि भाई ये चक्रवात किन किन देशों को प्रभावित करते हैं, तो ये करते हैं चीन, जापान और फिलीपाइन को ये प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के अंदर जो इस तरह के जो चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाता है। ठीक है जी। और ये चक्रवात किन किन देशों को प्रभावित करते हैं, तो ये करते हैं भारत को, बांग्लादेश को, म्यांमार को और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि ये जो चक्रवात है इन जगहों पे चक्रवात आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर 10 होता है आपका खत्म। तो फिर आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।